हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं पहले वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि कंज्यूमर बिहेवियर अंडर अनसर्टेनिटी के अंदर नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो कि कंज्यूमर अनसर्टेनिटी के अंदर कैसे डिसीज़न ले, और एक हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट के ऊपर। राइट, तो हम चलते हैं इस स्लाइड के ऊपर। ये स्लाइड देखिएगा। जैसा कि मैंने पहले आपसे पीछे वाले वीडियो में डिस्कस किया कि मेनका के पास दो डिसीज़न है कि वो एक तो स्टेज शो करवाए या किसी कंपनी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करे। तो हाँ, करना पड़ेगा, और दोनों में रिस्क है, क्योंकि हम जब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं तो रिस्क उसके अंदर होता ही होता है। ठीक है, उसके अंदर कैसे बिहेव करें, तो आपने देखा कि मैंने एक डिस्कस किया था कि पहले वो दोनों का एक्सपेक्टेड मीन देखेगी। राइट, एक्सपेक्टेड मीन देख के मीन सेंट्रल टेंडेंसी आ जाएगी। सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग होता है रिप्रेजेंटेटिव, यानी उस डिसीजन की रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, दूसरे डिसीजन का भी रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव कौन सा बेटर होता है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि एक नरेंद्र मोदी मान लीजिएगा, हमारे पीएम, और राहुल गांधी का देख लीजिएगा कि वो अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, और मोदी भी अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है। राइट, तो दोनों सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगी कब, अगर नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं वो ही सारे पार्टी के मेंबर कहें, तो इसका मीनिंग नरेंद्र मोदी सेंट्रल टेंडेंसी। राहुल गांधी कह रहे हैं वही उनके पार्टी के मेंबर कह रहे हैं, तो अगर कोई भी इन दोनों के अंदर से इनके पार्टी के लोग उनसे दूर रहें, तो इसका मीनिंग जो सेंट्रल टेंडेंसी है उससे दूरी ज़्यादा है, तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनेगा। यानी यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूँ कि ये मान लीजिएगा कोई एक रिप्रेजेंटेटिव है और इससे इतनी दूरी पर आइटम बिखरे हुए हैं। राइट, एक ये रिप्रेजेंटेटिव है और इसके ये इतने नज़दीक हैं इसके पास, तो इसका मीनिंग है कि ये बेटर रिप्रेजेंटेटिव है इसके कंपैरिजन में। क्यों? इन हर से दूरी क्या है इसकी, कम, तो जितनी दूरी कम होगी इतना ही ये इन सब को ये रिप्रेजेंट करेगा। इसके अंदर जो है वो ये दूरी जो है, ये दूरी मीन से यानी सेंट्रल टेंडेंसी से दूरी ज़्यादा है, तो इसका मीनिंग ये जो मीन है उसके कंपैरिजन में इस मीन के अंदर ज़्यादा नज़दीक रहने के चांसेस हैं। तो अगर आपको एक जॉब मिल रही है, उस जॉब में ये वैल्यू इतनी बिखरी हुई है अपनी मीन से, तो इसका मीनिंग आपके मीन उसका बेटर रिप्रेजेंटेटिव हो गया। राइट, तो वही केस मैंने अब एक लिया है कि एक दो जॉब है, इसका मीनिंग जो बेटर रिप्रेजेंटेटिव की मैंने बात की, तो इसका मीनिंग हम दूरी देखेंगे, और दूरी हमने मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि मीन से हर एक आइटम की एवरेज दूरी कितनी है। राइट, तो अभी हम क्या करते हैं कि दो जॉब लेते हैं। राइट, जॉब 1 जॉब 2। एक जॉब ऐसी है जिसके अंदर सेल्समैन जैसे होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप टारगेट अचीव कर लोगे तो 2000 मिलेंगे, अगर आप टारगेट अचीव नहीं करोगे तो $1000 मिलेंगे। राइट, तो दूसरी जॉब ऐसी है जिसके अंदर आपको फिक्स सैलरी मिल रही है 1510, और अगर कंपनी में कुछ दिक्कत आ जाती है तो सिर्फ आपको मिलती है 510। राइट, ये दो डिसीजन कंपनी बोल देती है कि अगर नॉर्मल चलेगी तो आपको 1510 देंगे, अगर लॉकडाउन हो गया तो 510 रुपये देंगे। ठीक है, अब दोनों के अंदर से कौन सा डिसीज़न वो करेगा, तो वो क्या करेगा, अपने से जो पीछे के लोग पहली कंपनी के बारे में और दूसरी कंपनी के बारे में वो डेटा एनालिसिस करेगा, तो उससे जो पीछे वाले हैं पहले इस कंपनी में काम करके गए उनके डेटा देखेगा, और वो ये देखेगा कि पीछे 100 लोगों ने मान लीजिए काम किया, तो उसके अंदर से 50 को तो ये 2000 टारगेट पूरा कर लिया था और 50 ने टारगेट पूरा नहीं कर पाए थे। यानी कि कोई बाइक सेल करने की कोई कंपनी है, अगर आप बाइक इतने वो टारगेट देती है, अगर वो सेल कर लोगे तो आपको $2000 में $2000 मिलेंगे, और अगर आप सेल नहीं कर पाओगे तो आपको जो है वो $1000 मिलेगा। राइट, तो ऐसा वो प्रीवियस ईयर डेटा देखेगा। जब प्रीवियस ईयर डेटा उसने देखा तो इस दूसरी जॉब के लिए भी देखेगा, तो उसने फाइंड आउट किया कि दूसरी जॉब में 99% ये चांसेस रहे हैं कि 1510, 99% लोगों को 1510 इनकम मिली है, और सिर्फ 1% लोग ऐसे हुए हैं जिसको 510 इनकम मिली है। तो अब देखिएगा वो डिसीज़न कैसे करेगा, वो पहले दोनों की सेंट्रल टेंडेंसी निकालेगा।
जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकलेगी, 2000 के आने के चांसेस कितने, इतने मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में 1000 आने के चांसेस कितने, इतने, तो ये एक्सपेक्टेड मीन आ गया। इसी तरह इसका भी एक्सपेक्टेड मीन निकालेंगे। अब एक्सपेक्टेड मीन तो दोनों का सेम है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखेगा कि मीन कितना हर आइटम से दूरी पर है, जितना वो दूरी पर होगा उतना ही वो जो मीन होगा वो कम रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो दूरी देखें तो देखो 2000 इनकम तो मीन 1500, तो डेविएशन आ गया 500, दूसरे आइटम से भी 500 आ गया, इधर इस तरह से इसका ले लिया, 1500 से 10 डेविएशन आ गया, 1500 इनकम है, और इसका 510 से 1500 का डेविएशन देखोगे तो 990 आ गया, राइट। अब इनका स्क्वायर करके हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये स्क्वायर कर दिया, ये यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसके आने के चांसेस 50% थे, इसके भी 50% थे, तो 0.50 से 0.50 से मल्टीप्लाई करवा करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो वापस यही बन जाएगा, ठीक है, 500 आ जाएगा। इसके अंदर भी सेम मैकेनिज्म करेंगे और अंडर रूट लेंगे तो आ गया ये। इसका मीनिंग दोनों जॉब में एक्सपेक्टेड मीन सेम है, लेकिन फर्स्ट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ज़्यादा है और दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम है। इस कंपनी को दूसरे को प्रेफरेंस देगा, दूसरी जॉब को सिलेक्ट करेगा। लेकिन अब इस एग्जांपल के अंदर मैंने पहले जो भी एग्जांपल दिया, दोनों में रिस्क तो है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन तो है, स्टैंडर्ड डेविएशन होने का मीनिंग ये है कि रिस्क है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि मैं इसके अंदर आपने देखा कि एक्सपेक्टेड मीन 1500 था दोनों में, लेकिन अब मैं एक एग्जांपल चेंज कर देता हूँ जिसमें एक्सपेक्टेड मीन चेंज हो जाता है और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या इंपॉर्टेंस रहती है वो देखिएगा। अब एक जॉब ले ली, वही जॉब पहले वाली जिसमें 2000 थे, तो मैंने यहाँ पर 100 रुपये ऐड कर दिए, 2100 हो गए, यहाँ भी 100 ऐड कर दिए, 1100 हो गए जॉब 1 के अंदर। तो देखिएगा अब इसका एक्सपेक्टेड मीन लें तो 0.50 से मल्टीप्लाई, 0.50 से मल्टीप्लाई, तो एक्सपेक्टेड मीन आ गया 1600। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो वही स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 500 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहा, राइट। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जो 1 की एक्सपेक्टेड मीन आ गई 1600 और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 10, दूसरे का सेम है। यानी यहाँ से आप कंपेरिजन करोगे तो आपको यही फाइंड आउट होगा कि फर्स्ट जॉब के अंदर इनकम ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है, दूसरी जॉब के लिए अंदर इनकम कम है तो रिस्क भी कम है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, यानी पहले वाले जो एग्जांपल थे उनमें तो इनकम सेम थी एक्सपेक्टेड, और फिर एक में रिस्क ज़्यादा एक में रिस्क कम था, लेकिन इसके अंदर जिसमें रिस्क ज़्यादा है उसमें इनकम ज़्यादा है, राइट, जिसकी रिस्क ज़्यादा उसमें इनकम ज़्यादा। ऐसे सिचुएशन पे कैसे करोगे, ये जो डिसीज़न है ये आपको ये इकोनॉमिक्स नहीं बताएगी। ये डिसीज़न अब हो गया सब्जेक्टिव कि तुम कैसा बिहेव करोगे, कैसा तुम्हारा अंदर से तुम्हारा बिहेवियर रिस्क के प्रति कैसा है, राइट। तो तुम्हारी यूटिलिटी कैसी है वो मैं आगे आने वीडियो में भी डिस्कस करूँगा कि 3 तरीके से बिहेव करेगा। हो सकता है कि आप रिस्क अवर्जर हो सकता है कि आप रिस्क लोअर हो सकता है कि आप जो है रिस्क न्यूट्रल हो। ये 3 कंसेप्ट है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी मैं एक डिस्कस ये कर रहा हूँ कि इन तीनों डिसीज़न यानी तुम्हारे डिसीज़न को गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी से इफ़ेक्ट कर सकती है, उसके बारे में देखिएगा वो एग्जाम्पल, राइट। तो हम एक केस स्टडी लेते हैं। आपने देखा है न्यू मोटर व्हीकल एक्ट जब आया था तो ये न्यूज़ भी आपने सुनी होगी, इतना बड़ा जो है फ़ाइन लगा या इतने फ़ाइन रोज़ ही न्यूज़पेपर में चलते थे, राइट, मीडिया में थे। तो अब एक आपने ये भी देखा होगा कि ये इनको रुकवा रहे हैं, लेकिन ये इसके पास जो हो सकता है कि कागज़ ना हो तो बहुत हाई, तो ये इशारा कर रहा है कि ये भी देखा होगा कि हेलमेट नहीं डाल रखा है, राइट। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुम्हारी यादें जो है वो ताज़ा हो सके। तो अब एक्चुअल में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद में मैं उस मोटर व्हीकल एक्ट की सारी स्टोरी समझाऊंगा कि वो मोटर व्हीकल एक्ट क्यों लाया गया, इतना फ़ाइन जो है वो हाई क्यों लाया गया, राइट। तो देखिएगा, मान लीजिए आप अपने शहर के अंदर डबल पार्किंग ख़त्म करना चाहते हैं। डबल पार्किंग का मीनिंग होता है एक गाड़ी खड़ी है, इट्स ओके, लेकिन आपने एक गाड़ी के पैरेलल में ही एक गाड़ी और ला के खड़ी कर दिया है। आप ऐसा क्यों करते हैं, देखिएगा। सपोज़ करें कि आपकी जॉब जो है वो पर घंटे आपको $10 मिल रहा है, राइट। तो अगर आपकी भीड़ ज़्यादा है तो आपको गाड़ी पार्क करने के लिए, जगह देखने के लिए आधा घंटा लग सकता है,
ठीक है, आधा घंटा लग सकता है, ये पर घंटे की है, राइट। तो आधा घंटा आपको लग सकता है पार्किंग के लिए। तो इसका मीनिंग आपके तो $5 चले गए। मैं वहाँ उन कंट्री की बात कर रहा हूँ जो डेवलप्ड है, जहाँ पर लोगों के पास इतना ज़्यादा है काम करने को कि उनके लिए जितना ज़्यादा हमारे पास काम होता है, हमें एक एक घंटे की इंपॉर्टेंस हो जाती है ना, तो बस काम बहुत ज़्यादा है, और काम ही ज़्यादा है तो जीडीपी का पहला मेथड होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है इनकम। तो प्रोडक्शन से इनकम आती है, अब काम ज़्यादा है तो इनकम ज़्यादा, तब उन लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा है। तो जो इसलिए भाई जो लोग काम करते हैं वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते ही हैं। तो देखिएगा अभी वो आदमी की क्या करता है कि जल्दबाजी में ये कार पार्किंग यहाँ कर गया, राइट। अब कार पार्किंग डबल कर गया तो उसको तो प्रशासन जो है फाइन लगाएगा, राइट। अब इसके अंदर मैं एक बोल रहा हूँ कि कार इसके मान लीजिए $6 फाइन लग गया, राइट। तो उसके बचत हुई $5 लग गया 6, तो वो आदमी क्या करेगा, कार पार्किंग नहीं करेगा। लेकिन एक कंडीशंस है कि जब भी कोई भी आदमी कार पार्किंग करे, कोई भी करे, करते ही आप फाइन लग जाए। इसका मीनिंग आपकी कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, आप कैमरे से या कैसे डिटेक्ट कर लेते हो और उसके घर में अपने आप चालान है जो पहुंच जाता है, राइट। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपके इसको मॉनिटर करने की लो कॉस्ट है, राइट। और एक लो कॉस्ट है कि लो कॉस्ट होने का मीनिंग आप एक गाड़ी खड़ी किया तो आपको कैमरे से ही पता लग गया कि हाँ गाड़ी गलत खड़ी हो गई, तो उसी कैमरे से उसका घर में चालान पहुंच गया। दूसरा, आप हर किसी को कैप्चर करोगे, जो ऑल क्रिमिनल है उस हर किसी को कैप्चर हो गया, तो उसकी बेनिफिट 5 आया, आपने जस्ट फाइन उसके $6 लग दिया, यानी बहुत हाई तो नहीं रखा, राइट। तो एक तो ये हो सकता है, यानी इसके अंदर ये रहा लो फाइन लो ही है, 5 बेनिफिट है, 6 ही रखा। लेकिन एक आपने देखा होगा कि हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर हाई फाइन जो है वो रखा गया। वो क्यों, देखिएगा यहाँ पर जैसे 2 कंडीशन है वैसे यहाँ पर भी 2 कंडीशन है। अगर एक तो कॉस्ट जो है, कॉस्ट अगर हाई होती है किसकी, इसको क्रिमिनल को पकड़ने की, जैसे तुमने देखा होगा कि अगर अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो कितना प्रशासन लगाना पड़ता है तब जा कर के पकड़ में आता है, कितना पुलिस का और कॉस्ट आती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो हाई कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो हाई होती है चालान कटने की, उसको पकड़ने की। दूसरा जो होता है वो बहुत कम लोग अगर पकड़ में आते हो, यानी फ्यू क्रिमिनल जो है वो ओनली चालान कटते हो। जैसा कि आपने अपनी कंट्री में देखा प्रशासन का कितना खर्चा होता है, हर एक चौराहे पे खड़े रहना, ऑब्जर्व करना कि कोई गलती ना कर दे, और उसमें कोई सी पकड़ में आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बात ये कर रहा हूँ कि जब यहाँ पर पकड़ में आता है तो ये अगर आप हाई कॉस्ट रख देते हो, यानी पकड़ में आने की प्रोबेबिलिटी है 0.1, राइट, और ना पकड़ में आने की प्रोबेबिलिटी है 0.90। तो आपने क्या कर दिया कि अगर बहुत हाई कॉस्ट रख दी, राइट, बहुत अगर हाई कॉस्ट आपने यहाँ पर रख दी है तो इवन 10% लोग भी पकड़ में आए, यानी 100 के अंदर से 10 पकड़ में आए, तो अपने आप उनको एक चीज़ फील हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा जो क्रिमिनल है ये 90 बच गए, उनको पता लग जाए बहुत ज़्यादा फाइन है तो पकड़े जाएंगे, तो अपना बिहेवियर जो वो इस रिस्क से डरते, पकड़े जाने का जो रिस्क है उससे डरते हुए अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे। जैसा मैंने कहा कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के थ्रू कंज्यूमर की बिहेवियर बदलवा सकती है, लेकिन वो जब हाई रखती है तब, राइट। तो अभी मैं अगर कंक्लूज़न की बात करूं तो आप ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैं रिकमेंडेड पॉलिसी की अगर बात करूं तो देखिएगा, जस्ट अबव द कॉस्ट टू सोसाइटी, यानी इतना ही फाइन लीजिएगा जितना सोसाइटी के कॉस्ट आती है। लेकिन कब, 2 कंडीशन हो कि अगर आप कैप्चरिंग कॉस्ट लो है, और दूसरा जो भी अगर वायलेट करेगा नियम को वो ही पकड़ा जाए। तो इसका मीनिंग हर बार आप पकड़ लोगे तो आदमी क्या सोचेगा कि तेरे 5 रुपये का बेनिफिट है, 6 रुपये कॉस्ट आ रही, तो इससे अच्छा गाड़ी को आराम से ही खड़ा करके जा। तो इसका मीनिंग हर बार पकड़ा जाए तभी ऐसा होगा, राइट। तो इसका मीनिंग वो कॉस्ट उसके ज़्यादा आ रही है, बेनिफिट 5 का है, तो वो अपनी गाड़ी को पार्किंग जो है डबल पार्किंग नहीं करेगा। तो आपका सही हो गया कि शहर के अंदर डबल पार्किंग रुक गई इस केस में। तो लेकिन ये 2 कंडीशन है तब,
आप ये फ़ाइन रखिएगा। लेकिन अगर आपकी कंट्री में ये कंडीशन है, इफ़ कॉस्ट ऑफ कैप्चरिंग द क्रिमिनल इज़ हाई, जैसे आप स्ट्रक्चर देखते हो कि अपना स्ट्रक्चर इतना टेक्नोलॉजी वाला नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हाई आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो हर पुलिस में देखते हो आप, चौराहे पे खड़े रहते हैं, गाड़ी लेके घूमते हैं, और कोई गाड़ी कहीं खड़ी है, किसी गली के अंदर खड़ी है, तो वहाँ गाड़ी इवन पहुँच ही नहीं पाती है। तो मेरे कहने का मीनिंग, एक तो कॉस्ट बहुत हाई है कैप्चर करने की, दूसरा कैप्चर बहुत थोड़े से लोग होते हैं। तो इसको कैसे रोकेंगे भैया? आप शहर के अंदर, आपका टारगेट तो शहर के अंदर क्या है कि डबल पार्किंग ख़त्म करना। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपकी कंट्री में हो तो कैसे रोकेंगे? कि बहुत हाई फ़ाइन रख दीजिएगा। बहुत हाई जब आप फ़ाइन रख दोगे तो उससे क्या होगा कि एक तो आपको प्रशासन को ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा? क्योंकि जो क्रिमिनल है वो अपना बिहेवियर बदल लेगा। वो उसको लगेगा रिस्क बहुत है भाई, लाइसेंस नहीं बनाया तो रिस्क बहुत है, बहुत बड़ा फ़ाइन आ सकता है, तो लाइसेंस बना लेगा। इसका मीनिंग हमें कई फ़ायदे हो गए कि एक तो हमें प्रशासन को इसलिए रखना नहीं पड़ा कि वो अब देखिएगा, अरे प्रशासन जो है वो हेल्थ के लिए रहे, बेटर है, राइट। गलती करें और उसके लिए प्रशासन खड़ा हो, ये तो अननेसेसरी कॉस्ट है ना लाइफ में। हमारी गवर्नमेंट की कॉस्ट क्या है? वो हमारी कॉस्ट है, हम दे रहे हैं कि हम गलती करें और फिर उसके लिए प्रशासन खड़ा रखना पड़े, तो दैट इज़ वेरी इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट। उसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है, नेसेसरी भी नहीं है वो गवर्नमेंट का खर्चा, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो क्रिमिनल है वो बिहेवियर बदल लेगा। कब? जब मैंने बात किया कि मान लीजिए आपकी कंट्री में 10% ही पकड़े जाने के चांसेस है और 90% चांसेस नहीं है। कि अगर आप शहर में जा रहे हो तो 10% अगर हेलमेट नहीं डाल रखा है तो 10% ही चांसेस है पकड़े गए। तो आप ये सोचोगे 100 बार जाएंगे तो 10% पकड़े जाएंगे, छोड़ो ना, तो बेनिफिट ज़्यादा है तो हेलमेट लगा के क्या करेंगे। लेकिन अगर आपके इतना ज़्यादा फ़ाइन रख दिया जाए कि अगर 10% में आप आ गए तो आपका लगभग जितना बाइक का कीमत है उतने का उतना फ़ाइन देना पड़ेगा। तो आप अपने आप बिहेवियर बदल लोगे और इसका प्रशासन भी कम रखना पड़ेगा, तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपकी दो कंडीशन है तो हाई फाइन होना चाहिए। इसलिए हमारी कंट्री में ये सिचुएशन थी, इसलिए हमने हाई फाइन जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर मैंने कंक्लूजन लिखा है, देखिएगा, ए पॉलिसी दैट कंबाइन ए हाई फाइन, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें हाई फाइन हो बट ए लो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैप्चरिंग इज़ लाइकली टू रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाएगी, लोग अपना बिहेवियर बदल लेंगे, तो पुलिस वाले कम खड़े करने पड़ेंगे, ट्रैफिक पुलिस कम खड़ी रहेगी, ऑयल कम जलेगा, जो गाड़ी ट्रैफिक पुलिस जो कैप्चर करने के लिए घूमती है उनमें, तो कॉस्ट बचेगी, गवर्नमेंट की कॉस्ट बचेगी। अगर गवर्नमेंट की कॉस्ट बचेगी तो अल्टीमेटली हमारे से ही गवर्नमेंट को गया है, राइट। तो इससे क्या होता है बच्चे कि कंज्यूमर जो होता है, क्रिमिनल जो होता है, वो अपना बिहेवियर बदल लेता है। तो मैंने अभी तुम्हें बात किया कि 3 तरह के जो लोग होते हैं वो रिस्क लविंग, रिस्क अवर्जर और रिस्क न्यूट्रल। उनका बिहेवियर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी से बदल सकती है। अभी उसी कंसर्न में ये मोटर व्हीकल एक्ट आया है, समझ आया है ना आपके? तो और ये मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगा, वो भी आप देखिए। तो एक्चुअल में क्वेश्चन राइज ये होता है कि रिकमेंडेशन है किसकी, राइट। तो ये एक रिसर्च पेपर है बेकर्स का लिखा हुआ, क्राइम एंड पनिशमेंट एंड इकोनॉमिक अप्रोच। मैं ये भी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये पूरा जो है वो पढ़ लीजिएगा। वहीं से ये स्टोरी जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ उन्हीं की रिकमेंडेशन के ऊपर, राइट। तो अब देखिएगा, अगर हम इसमें राइट, ये पॉलिसी रिकमेंडेशन हो गया। अब अगर हम ग्लोबल कंपैरिजन करें कि पूरी दुनिया में फ़ाइन किस तरह का है, तो आप देख सकते हो इंडिया में, और ये फ़ाइन देखिएगा पूरी दुनिया में फ़ाइन हाई है। इंडिया में तो रिलेटिवली अगर हम कम US के अंदर देखें, अगर आप शराब पी के ड्रिंक करके चला रहे हो तो कितना हाई फ़ाइन है। इवन इसमें देखिए जापान में कितना हाई फाइन जो आपका है वो फ़ाइन है। तो डेफिनेटली हमें उतना तो नहीं किया क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर बहुत है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी हमारा रिलेटिवली जो है वो अब जा कर के ठीक हुआ है, राइट। पूरी ये ग्लोबल कंपैरिजन आप देखिएगा। और अब मैं एक आपसे बात करूं कि ये होने के बावजूद भी, ये जो होने के बावजूद भी हम लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स किया, वो रिस्पॉन्स देखिएगा। हरियाणा के अंदर ये जैसे ही मोटर व्हीकल एक्ट आया था
उसके बाद में हरियाणा के असेंबली के इलेक्शन हुए, तो ठीक उससे पहले बीजेपी का ये जो अब अपने जनरल इलेक्शंस भी हुए थे, ठीक है। तो जैसे ही असेंबली के इलेक्शन आए हुए थे तो विपक्ष ने इतना ज़्यादा इसको मुद्दा बनाया, तो ये आप न्यूज़पेपर की हेडिंग है, ये देख लीजिएगा कि कितना बीजेपी के कैंडिडेट को इवन प्रॉमिस करना पड़ा, राइट। और फिर विपक्ष ने भी इसको इस तरह से लिया कि देखिए, हरियाणा पोल न्यू मोटर व्हीकल एक्ट सेट टू इम्पैक्ट बीजेपी प्रोस्पेक्ट। तो अब आगे तीसरे न्यूज़पेपर का भी देख लीजिए, कांग्रेस टू यूज़ मोटर व्हीकल एक्ट फाइन एज ए की पोल प्लैंक, ये भी आप देख लीजिएगा, राइट। तो ये बीजेपी रूल हरियाणा गवर्नमेंट स्लो ऑन ट्रैफिक फाइन, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने थोड़ा उसको लूज़ करना पड़ा। पर मीडिया ने भी देखिए कैसे रिस्पॉन्स किया है, किस तरह के कार्टून्स बनाए गए। यानी मैं समझ रहा हूँ कि एक आईएएस बनना ईजी होता है, एक टॉप लेवल का पत्रकार बनना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप देख रहे हो किस तरह की एक भ्रांति फैलाई गई कि गवर्नमेंट को कोई इसको फोर्सफुली लेने का कोई टेस्ट है, या गवर्नमेंट इसको लेकर के आ रही है। नहीं बच्चे, कोई भी जब पॉलिसी आती है तो उसकी साइंटिफिक अप्रोच होती है, और ये उस नज़रिए से आपको देखना चाहिए, हमें उसलिए लेके हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। और इवन देख रहे हो हरियाणा के लोगों ने ये मोटर व्हीकल एक्ट जनरल इलेक्शन था उसके बाद में आया, यानी ये मोटर व्हीकल एक्ट जनरल इलेक्शन के बाद में और हरियाणा के असेंबली इलेक्शन से पहले। तो आप देख रहे हो जनरल इलेक्शन में हरियाणा के अंदर बीजेपी को 58 जो है वो वोट शेयर मिला, लेकिन उसके बाद में जस्ट 36% हो गया। यानी व्हाट यू थिंक कि हमने कैसे रिस्पॉन्स किया। तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं बच्चों से जनरली क्लास में भी डिस्कस करना चाहता हूँ करता हूँ कि बच्चे, हम जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, ऐसा नहीं है कि विद इन डेज बन जाती है, या गवर्नमेंट के इंटेंशन हमें समझना चाहिए और हमें उसके अकॉर्डिंग वोट को दे के करना चाहिए। सुम्पीटर बोलता है कि जब तक सोसाइटी साइंटिफिक अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं करती तो कैसे डेवलप होगा, और वो 1911 में ये बात करता है हार्वर्ड में अपना पेपर पब्लिश करके। तो एटलीस्ट हमें एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में लेकर के इसी के कंसर्न में आऊँगा। आज मैंने इतना ही डिस्कस किया है कि हम कंज्यूमर का जो रिस्क के प्रति बिहेवियर है वो कैसा होगा, 1600, 1500, हाई रिस्क और कम रिस्क, लेकिन वो कौन सा चूज़ करे कंज्यूमर के बिहेवियर पे डिपेंड है कि वो अंदर से कैसे सोच रहा है। तीनों को मैं अलग अलग कल डिस्कस करूँगा, जिससे नेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आज मैंने डिस्कस किया कि उसके बिहेवियर को कैसे बदला जा सकता है, राइट। Thank you so much.